कि जब तक ईवीएम मशीन है विष्णु भगवान भी मोदी को नहीं हरा सकते। सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी अर्जी हाजिरी लगाओ के चुनाव का बिल्कुल रद्द करके दोबारा चुनाव कराओ बैलेट पेपर से। एक जल आया पूरे देश में, घबराहट है कि हो क्या रहा है। हम वोट कांग्रेस को देते हैं और जीत मोदी जी जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना चाहिए और इन झूठों को बाहर का रास्ता दिखा, चुनाव रद्द करके दोबारा चुनाव होने चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो ही लोकतंत्र बचेगा, नहीं तो बचेगा नहीं। ये भारत को कंगाल कर दिया, रब को माला माल कर दिया। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम नहीं आ रहे हैं। देश आ रहा है, किसान आ रहा है, भारत आ रहा है, भारत का जवान आ रहा है, मजदूर आ रहा है। ये लोकतंत्र को बचाना सबका धर्म है। अब तो सब देशवासियों से अपील करता हूं, आप जाग जाओ। आपके बच्चे खतरे में है, आपका रोजगार खतरे में है, आपका घर परिवार खतरे में है। इस खतरे से बचना है तो विरोध करो। नड्डा की फोटो और खरगे साहब की फोटो थी हमारे, ठीक है, उनको पता था हम हार रहे हैं, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, तो मोदी जी ने आके आंकड़े दिए, डरो मत, मैं हूं, ईवीएम में खेल कर रखा है। ये चैनल को कह दिया ये आंकड़े चला दो, वो रुझान चला दे, वो रिजल्ट बन गए। 3 राज्यों में दुर्गति का अगर एक लाइन में आकलन किया जाए तो वो ये होगा कि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को एक मजाक में तब्दील कर दिया और नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को मजाक में तब्दील कर दिया। आज जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि चुनावों के नतीजे में कांग्रेस के लिए कौन सा संदेश छिपा है। लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस के लोग इस संदेश को पढ़ने और समझने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि नीम की गोली को गटकना इतना आसान नहीं होता। इसमें कांग्रेस के उन अंधभक्तों के लिए भी संदेश है जो उसकी हर भूल, हर आलस्य और हर गड़बड़ी के लिए जनता की चेतना पर सवाल उठाने लगते हैं। राहुल गांधी ने नतीजों के बाद एक ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जनादेश हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी। यही तो सवाल है कि कैसे जारी रहेगी, इसके औजार और रास्ते क्या होंगे। और इससे आगे का सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी खुद राहुल गांधी पर भरोसा करती है, उनकी सोच और समझ की इज्जत करती है, उनके कन्विक्शन को लेकर अनुशासित एकता का प्रदर्शन करती है। जरा इसको समझने की कोशिश करें मिलजुल कर। क्या यह केवल इत्तेफाक है कि कांग्रेस पार्टी के थके हुए समर्थक अभी भी माहौल बनाने में जुटे हुए हैं कि यह ईवीएम की जीत है, बेईमानी की जीत है, तिकड़म की जीत है, साजिशों की जीत है, वगैरह वगैरह। यह जनादेश का अपमान है और जनतंत्र का अपमान है। कांग्रेस के कारिंदों को बहानेबाजी छोड़कर पहले इस जनादेश को साफ दिल से स्वीकार करना होगा। इनकी जुबान से नहीं निकलेगा कि मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान तक भाजपा नेताओं की अथक मेहनत, हर बूथ पर तैनात समर्पित कार्यकर्ता, जमीन पर प्रभावी चुनावी संगठन, लाडली योजना जैसी योजनाओं, उसका ताबड़तोड़ क्रियान्वयन, केंद्रीय नेतृत्व के निगरानी में अनुशासित नेताओं की फौज, अर्श से फर्श तक समन्वित अभियान, इफरात में साधन, बेहिसाब उपकरण, सचेत जतन, मोदी की बरकरार विकासवादी हिंदू हृदय सम्राट की छवि भारी पड़ी। बूढ़े, थके, अहंकारी प्रदेश नेतृत्वों, निष्क्रिय संगठन, निस्तेज नेता और मतदाता के अविश्वास, हिंदुत्व के कार्बन कॉपी संस्करण और बुझे बेअसर बेदम अभियान पर। याद कीजिए, गुजरात में पार्टी लड़ी ही नहीं। जनता के जरूरी मुद्दों पर उसके बड़े नेता जमीन से नदारद नजर आते हैं, वो सिर्फ चुनाव से ठीक पहले नजर आते हैं। याद कीजिए, जब सिलेंडर की कीमत यूपीए के कार्यकाल में 400 रुपए के पार गई थी तो स्मृति ईरानी से लेकर राजनाथ सिंह और रविशंकर प्रसाद, सुषमा स्वराज तक सब सड़कों पर उतर आए थे। लेकिन उसी सिलेंडर की कीमत 1200 रुपए तक पहुंच जाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के ऐसे विरोध की कोई तस्वीर आपके जहन में उतरती है क्या? बिना चुनाव के कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक नेता सड़कों पर नजर आता है और वो है राहुल गांधी। पूरी पार्टी में एक भी नेता उनकी तरह सड़कों पर नजर नहीं आता। तो क्यों ना माना जाए कि भाजपा ने कांग्रेस पार्टी को नहीं हराया है, इससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को हरा दिया। आपने अक्सर सुना होगा कांग्रेस विचारधारा पे चलती है। क्या विचारधारा है उसकी? बीजेपी का तो चलिए एक विचारधारा है, लेकिन वो कागजी तौर पर और जहां जरूरत पड़ती है वो अपने आप को सेक्युलर विचारधारा के तौर पर दर्शाती है और वो अपने आप को सेक्युलर साबित करने की कोशिश करती है। कमलनाथ जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चेहरा है, सबसे बड़े चेहरा है, उन्होंने कांग्रेस को हिंदुत्व में कन्वर्ट कर दिया। हिंदुत्व आइडियोलॉजी में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, मर्ज कर दिया और हालात ये हो गए
कि जनता क्यों कमलनाथ को वोट करे, जनता क्यों ऐसी पार्टी को वोट करे जिसकी विचारधारा स्पष्ट नहीं है। जो कांग्रेस ये कहने से डरती हो कि हम हिंदुत्व आइडियोलॉजी का विरोध करते हैं, जो कांग्रेस ये कहने से डर रही हो कि हम आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी, वीएचपी इन सब का विरोध करते हैं और हमारी सरकार आने पर हम इनको बाइकाट करेंगे, इन पर बैन लगाएंगे, ऐसे सांप्रदायिक ताकतों पर हम हथौड़ा चलाएंगे, लेकिन कांग्रेस ऐसा कहने में उसकी जबान कांपने लगती है। हालात ये हो गए कि जनता क्यों कांग्रेस को वोट करे, उसमें क्या ऐसी नई चीज है जो बीजेपी मौजूद नहीं है, कौन सी ऐसी चीज है जो बीजेपी में नहीं है और वो कांग्रेस में है। अगर हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्व करना ही है तो बीजेपी का हिंदुत्व कांग्रेस से काफी ज्यादा कट्टर है। कांग्रेस की गिनती न 3 में न 13 में। अब देख लीजिए, कमलनाथ ने हिंदुत्व पेश को अपना लिया, हर तरह से वो बिल्कुल अपने आप को बहुत बड़ा कट्टर सनातनी दिखाने के चक्कर में उन्होंने पूरे के पूरे सूबे से कांग्रेस की मिट्टी पलीत कर दी। हालात ये हो गए कि जो इंडिया गठबंधन अपने आप को बहुत बड़ा मजबूत मान रहा था, जिसका सबसे बड़ा ट्रायल देखा गया कर्नाटका के इलेक्शन में, और जिस कर्नाटका के इलेक्शन में कांग्रेस झंडी गाड़ती है कामयाबी की, वही कांग्रेस मध्य प्रदेश में आते आते ऐसे ऐसे बाबाओं, नौटंकीबाजों और हिंदुत्व के चरणों में लेट जाती है, उनके चरण धोकर पीती है, जिससे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वल्ला ये वही कांग्रेस है, ये वही नेहरू की कांग्रेस है, ये वही राजेंद्र प्रसाद की कांग्रेस है। कौन कहता है इसको? क्या ये वही लाल बहादुर शास्त्री की कांग्रेस है, इंदिरा गांधी की कांग्रेस है? कौन इस कांग्रेस को देखेगा, कौन एक वोट देगा? थूक करेगा लोगों की नजर में तो इसके ऊपर थूक देना चाहिए। और ऐसा ही काम, फुकवा देने का काम किया है कमलनाथ ने। कमलनाथ ने बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल इन सब के नजदीक जाकर चिपक गए। ऐसे ऐसे नेताओं को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया जिनका आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल से बिल्कुल अच्छे तरीके से नाता है, बल्कि कहें तो वो खुद जनसंघी हैं, और ऐसे जनसंघियों को कमलनाथ ने पार्टी में शामिल कराया। इसके अलावा इंडिया गठबंधन, जिसको बहुत बड़ा मजबूत माना जा रहा था, उस इंडिया गठबंधन के एक सबसे बड़ा अलायंस मैं किसको कहूंगा? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी कुछ भी है, भले उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। क्या कुछ नहीं इन्होंने कहा। कमलनाथ ने अखिलेश वखिलेश, यहां तक कि उनका नाम सुनकर के ऐसे नेग्लेक्ट करने की कोशिश की, लगा कि ये अपने आप को कितना बड़ा तीसमार खां समझ रहे हैं, एकदम घमंड अहंकार में चूर हो गए थे, जबकि कमलनाथ का अपना कोई वजूद नहीं है मध्य प्रदेश में। और देख लीजिए अब हालात नजर आ गए हैं कि कमलनाथ के भरोसे मध्य प्रदेश का रण जीतना चाहती थी, उसी रण में कमलनाथ ने कांग्रेस को बिल्कुल धूल में मिला दिया। कमलनाथ ने धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ऐसे शख्स का समर्थन किया जो संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, जो सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक विरोधी ही नहीं, जो पूरे देश में पाखंड फैलाता है, जो विज्ञान विरोधी है, जो पाखंड का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है, उस धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में लेटने का काम किया कमलनाथ ने। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जाकर के वहां हाथ जोड़ करके बहुत बड़े भक्त के तौर पर ये लोग खड़े रहे, ये और उनके बेटे। उसके बाद छिंदवाड़ा में, बकायदा छिंदवाड़ा में इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को बुला करके उनका स्वागत किया, उनको स्पेशल फ्लाइट से बुलाया, और बुलाने के बाद उनकी आरती, फूल माला, चंदन तिलक उनको लगाए गए, उनका स्वागत किया गया, उनके चरणों में कमलनाथ बिल्कुल लौट गए। और अभी जस्ट इलेक्शन रिजल्ट आने से चंद दिन पहले अंदाजा लगाया जाता है कि एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी जिसमें यह भी शक जताया जा रहा था कि ये चरणों में लेटने वाले, मत्था टेकने वाले ये कोई और नहीं बल्कि कमलनाथ ही हैं। कौन देगा वोट इनको? क्या एक सेक्युलर विचारधारा वाले देश में एक ऐसे शख्स को कोई वोट देगा? एक ऐसे शख्स के नेतृत्व में कोई इनको वोट देगा जिसकी अपनी कोई विचारधारा ही स्पष्ट नहीं है, जो बीजेपी के हिंदुत्व के मुकाबले अपना एक अलग से सनातनी हिंदुत्व पेश करता है, जो बाबाओं के इर्द गिर्द घूमता है, जो मंदिरों और बाबाओं के दरबार में जाकर मत्था टेकता है? ऐसे शख्स को कोई क्यों वोट देगा जिस शख्स की आइडियोलॉजी क्लियर नहीं है? जब आपकी आइडियोलॉजी ही क्लियर नहीं है, विचारधारा ही स्पष्ट नहीं है, तो आपको कोई वोट नहीं देगा। अगर वोट देना है तो उस पार्टी को लोग वोट देंगे जिसकी विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है। तो विचारधारा बीजेपी अपने आप को हिंदुत्व विचारधारा का प्रवर्तक नहीं कहती है, लेकिन उसकी पहचान बन चुकी है, वो हिंदुत्व का सपोर्ट भी करती है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी का प्रचार भी करती है। देखिए दीपक भाई, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस का एक सेक्युलर वोटर है जी। कांग्रेस को पहले अपने वोटर की चिंता करनी चाहिए। अब ये बाबाओं के चक्कर में पड़ के आप हिंदुत्व पे जाओगे तो फिर मतदाताओं के पास हार्डकोर हिंदुत्व की पार्टी है, तुम्हारे सॉफ्ट हिंदुत्व को क्यों अपनाएंगे? जी
कांग्रेस कोई 20% के भरोसे नहीं रहती थी जी। 20% में बोनस होता था कांग्रेस को हमेशा, क्योंकि कांग्रेस सेकुलर सोचती थी। ये वही कांग्रेस है जिसने कर्नाटक में सेकुलर सोच पे ही चुनाव जीता ना जी। यही है, आज यदि तेलंगाना में है तो कांग्रेस को सेकुलर वोट मिला ना, हिंदुओं का भी वोट मिला ना, क्योंकि वहां उन्होंने हिंदुत्व का, इन्होंने बाबा बागेश्वर को चरणागत कभी जाते हैं, कभी रामदेव की जय जयकार करते हैं। 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आ गए हैं। 3 अहम राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश बीजेपी जीत गई है। इस जीत के मायने क्या हैं? 2024 में क्या इस जीत से मोदी जी की चुनौतियां खत्म हो गई हैं? क्या अब 2024 में मोदी जी की जीत सचमुच पक्की हो जाएगी? क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान की हार कांग्रेस पार्टी की हार है? छत्तीसगढ़ हार जाने के मायने क्या है? इन सारी चीजों को समझेंगे और सबसे अहम एनालिसिस ये होगा कि 2024 के नतीजों में और जो 2024 को लेकर अभी तक के अनुमान हैं उनमें इससे कोई फर्क आने वाला है। चुनाव जीत रही है मध्य प्रदेश में, ये जानकारी बहुत हद तक कांग्रेस पार्टी को ओवर कॉन्फिडेंट कर गई, पहली चीज। दूसरा, जो शिद्दत होती है चुनाव लड़ने की, चुनाव लड़ने के लिए जो आपका कमिटमेंट होता है, जो समर्पण होता है और एक एक वोट की जो अहमियत समझने की फितरत होती है, वो कांग्रेस पार्टी में दिखाई नहीं दी। जैसे ही ओपिनियन पोल ने उनको जिताया, वो भूल गए कि उनको भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जिसके पास में लड़ने के लिए सिर्फ 1 या 2 नेता नहीं हैं, एक पूरा का पूरा कार्यकर्ताओं का एक तंत्र है। उस तंत्र की भी खासियतें समझेंगे। लेकिन कांग्रेस जब ओवर कॉन्फिडेंट हुई तो उसने बहुत सारे ऐसे काम किए जो उसको नहीं करने चाहिए थे। 1 महीने पहले तक कांग्रेस ये कह रही थी कि मोदी को हराना है तो सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन बनाया। और जैसे ही ओपिनियन पोल ने कहना शुरू किया कि कांग्रेस जीतने वाली है तो कांग्रेस ने अखिलेश वखलेश बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ सीटें मांगी थी, उनको दे देते। तो उसके कारण क्या हुआ कि आप देखिए, कमलनाथ कुछ भी बयान दिया इन्होंने, तो उससे यह दिखाई दिया कि कांग्रेस पार्टी को लग रहा है अब तो हम जीत ही जाएंगे। और जब यह हुआ तो उन्होंने हवा में उड़ना शुरू कर दिया। अपने कार्यकर्ता देखिए, रूठे भारतीय जनता पार्टी में भी थे, रूठे कांग्रेस में भी थे। भारतीय जनता पार्टी ने बगैर किसी अहंकार के उन रूठे हुओं को मनाया। उन्होंने ये नहीं कहा मोदी के नाम पे जीत के आ जाएंगे, मोदी की गारंटी है, ऐसा नहीं कहा। नहीं भैया, आप क्यों नाराज हो, आप आ जाओ पार्टी में, हम आपको दूसरी जगह ध्यान रख लेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा तो क्या हो गया, हम तो जीत रहे हैं, तुम बागियों तो बैठे रहो। उन बागियों ने भी कहीं ना कहीं खुदाई की, उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ। एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ने के लिए जो स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई थी, ये देखिए, इस बारे में मैं, इस मामले में, इस चुनाव में पहुंचने के बाद मैं बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध हस्तता हासिल कर ली है एंटी इनकम्बेंसी को कम्बैट करने में, और ये काम वो केंद्र में भी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी को किस तरह से अपने संगठन के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने धूल चटाई है। आप जब चुनावों के नतीजे देख रहे होंगे तो आधे से ज्यादा दिन तक जो नतीजे आ रहे थे उसमें कहीं पे 1000 वोट का अंतर है, कहीं 550 वोट का अंतर है, कहीं 100 वोट का अंतर है। तो 50, 100, 200, 500 या 1000 वोट का जो अंतर होता है, या 2000 वोट का अंतर भी जो मान लें, और इस छोटे मार्जिन से जितनी सीटें कांग्रेस ने गंवाई हैं, वो सब सीटें इसलिए गंवाई हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास कोई विचारधारा के कारण पार्टी से जुड़ा हुआ काडर नहीं था।
अगर आप कम्युनिस्टों के पास जाएंगे, सीपीएम के पास जाएंगे, या आप आरएसएस के पास जाएंगे, ये दोनों विचारधारा आधारित दल हैं। इनका कार्यकर्ता 12 महीने चुनाव हो ना हो अपने विचार से जुड़ा रहता है, चाहे वो हिंदुत्व की विचारधारा हो, चाहे वो राष्ट्रवाद हो। अब वो एकात्म मानवतावाद एक होता था दीनदयाल उपाध्याय का, उसको तो तिलांजलि दे दिया इन्होंने, उसको केवल जयंती वंती पे याद करते हैं। लेकिन ये तो है ही उनकी दो विचार, और वो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो भी उनका थॉट है, सही हो गलत हो, वो उनको उनके कार्यकर्ता उससे हमेशा जुड़े रहते हैं। कांग्रेस पार्टी में जैसे लगता है ठेकेदारी प्रथा हो गई है। आपको राजस्थान का ठेका दे दिया गहलोत साहब, अब गहलोत साहब जो चाहे वहां करें, विचार एक तरफ। जिन लोगों से जनता नाराज थी, करप्शन के चार्जेस थे। देखिए, जब एंटी इनकम्बेंसी क्या है, एंटी इनकम्बेंसी ऐसा थोड़ी है कि सरकार में बैठ, नहीं, जो लोग रोजमर्रा में समस्याएं झेल रहे हैं, रोजमर्रा में अकड़ झेल रहे हैं, नेताओं की चोरी झेल रहे हैं, नेताओं की का करप्शन झेल रहे हैं, वो सब लोग धीरे धीरे चिढ़ते जाते हैं और नेता को बदलना चाहते हैं। कि जब कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व, राहुल गांधी जैसा नेता हिंदुत्व के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, वो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी, वे साफ कहते हैं हम सत्ता की लड़ाई लड़ नहीं रहे, संघ के साथ वो जो हिंदू राष्ट्र बनाने का संघ का सपना है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसे में आप अपने राष्ट्रीय नेता की मूल विचारधारा के खिलाफ जाकर बागेश्वर बाबा जैसे बाबाओं की अगर कथा कराएंगे अपने क्षेत्र में, जो बाबा ये कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, घर घर पर हिंदुत्व का झंडा लहरा देना चाहिए, ऐसी गलतियां, या इंडिया गठबंधन ने कोई निर्णय लिया, कुछ पत्रकारों, मीडिया के जो एंकर्स हैं उनके बहिष्कार का, अगर आप उनमें से किसी को साथ लेकर हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर उससे यह संदेश भी गया कि कमलनाथ पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व या घटक दलों के साथ जो निर्णय हुए उनको भी मानने को तैयार नहीं है।